हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित टेकवानी टैलेंट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बिकॉज आपकी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो आज का टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गई कुछ कारण के कारण, लेकिन अब से यह डेली चलेगी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है देशांतर रेखाएं। ठीक है ना, आज का हमारा टॉपिक क्या है? देशांतर रेखाएं। तो आप बोलोगे सर देशांतर रेखाएं क्या होता है? तो मेरी बात सुनो। जैसे कि ये ग्लोब है, ये ग्लोब उत्तर से लेके दक्षिण तक खींची गई लंबवत रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है। ये उत्तर से लेके दक्षिण तक खींची गई लंबवत रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांतर रेखाएं क्या होती है? पूर्व से लेके पश्चिम तक खींची गई क्षैतिज रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। ठीक है ना, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, आप ऐसा मत समझना कि ये रियल में होती है। ठीक है ना, तो आइए अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व तक 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर के 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है ना, अब इसके हम एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ। 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पूर्वी गोलार्ध, क्या बोलेंगे उसको? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है ना, पूर्वी गोलार्ध, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे चित्र में बता रखा है। ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के अनुसार। और 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक, इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको? पश्चिमी गोलार्ध। अब तीसरा क्वेश्चन, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? क्या पूछता है वो? संख्या पूछता है। किसकी पूछता है? देशांतर रेखाओं की। जैसे कि आप ग्लोब के माध्यम से समझो, मान लो ये 0 डिग्री है, इसके इधर 180 रेखाएं हैं, इसके इधर 180 रेखाएं हैं, लेकिन 180 रेखा एक ही है, दोनों की 180 रेखा एक ही है। इधर से जाओगे तो पूर्वी एक पश्चिमी, लेकिन 180 एक ही है। ठीक है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक तो 0 डिग्री है और 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री है। ठीक है ना, 180 डिग्री है। ठीक है ना, ये एक मानेंगे, ये एक है, 180 मतलब एक, ये रेखा है 180 मतलब एक। ठीक है ना, अब 0 डिग्री के इधर 179 है और उधर 179 है, ये 179 और 179, ये 179 पश्चिमी गोलार्ध में एक एक है ना, और ये 179 पूर्वी गोलार्ध में। तो इस प्रकार संख्या कितनी होती है? 360। कितनी होती है? देशांतर रेखाओं की संख्या 360। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब एक और क्वेश्चन आता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये क्या है? ध्रुव है ना, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है ना, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती जाती है ना। तो इनके बीच की अधिकतम दूरी क्या पूछता है? दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी, दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी। तो सबसे पहली बात तो वो पूछेगा अधिकतम दूरी कहाँ होगी? तो कहाँ होगी? मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा पर। कहाँ होगी? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। अब दूसरा पूछा कितनी होगी? तो कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि दो देशांतरों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होगी? तो मेरी बात सुनो, ये देखो ना, सभी रेखाएं आपस में मिल गई। ये देखो यहाँ पे तो बिल्कुल 0 डिग्री होती है ध्रुवों पर, है ना। दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी तथा न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कहाँ होगी? सबसे पहली बात ध्रुवों पर। ठीक है ना, ध्रुवों पर कितने किलोमीटर? 0
किलोमीटर। वो भी ध्यान रखना मेरी बात, ध्रुवों से आएंगे तो वृद्धि होगी, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कमी होगी, ठीक है ना। अब दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा, दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इनके बीच की दूरी गोरे नामक वैज्ञानिक ने निकाली। किसने निकाली, गोरे नामक वैज्ञानिक। इसीलिए दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या नाम दे दिया, गोरे नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, गोरे। दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोरे। क्या कहलाएगी, मेरे साथ आप बोलते जाइए, दो देशांतर के बीच की दूरी गोरे। जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बोलते जाइए, रिवाइज करते जाइए, आपको यही सब याद हो जाएगा। क्या बोलते हैं, गोरे। गोरे क्यों बोलते हैं, क्योंकि गोरे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ज्ञात किया इनके बीच की दूरी, ठीक है ना। अब मैंने आपको अक्षांश रेखाओं में बताया था कि समानांतर होती है, इनके बीच का अंतर समान होता है, लेकिन देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती। आपको मैंने बताया ना इनके बीच की दूरी कम ज्यादा हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यह समानांतर नहीं होती है, यह समानांतर नहीं होती है, ठीक है ना, नहीं होती है, ठीक है। एक और बात, प्रत्येक देशांतर की लंबाई समान होती है, प्रत्येक देशांतर की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं था, देशांतर में प्रत्येक देशांतर की लंबाई समान होती है तथा प्रत्येक देशांतर रेखा अर्धगोला बनाती है, ठीक है ना। प्रत्येक देशांतर रेखा ग्लोब के माध्यम से समझो, ये एक देशांतर रेखा है तो ये आधा गोला बनाएगी, और अपनी विपरीत देशांतर से मिल जाए तो एक पूरे गोले का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है ना। प्रत्येक देशांतर की लंबाई समान, प्रत्येक देशांतर की लंबाई समान, ठीक है ना। प्रत्येक देशांतर की लंबाई समान, प्रत्येक देशांतर एक अर्धगोला बनाता है, अर्धवृत्त। प्रत्येक देशांतर एक अर्धवृत्त बनाता है, ठीक है ना, बनाता है। और अगर यह अपनी विपरीत वाली से मिल जाए तो पूर्णवृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और बात नहीं बताई कि देशांतर रेखाओं की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पूरे विश्व में अलग अलग समय निकालने के लिए देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। मतलब देशांतर रेखाओं के आधार पर हम पूरे विश्व में कहीं का भी समय आसानी से निकाल सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले समय कैसे निकालते थे, पहले सूर्य की किरणों के आधार पर समय निकालते थे कि कितनी परछाई बन रही है उसके अनुसार समय निकालते थे, लेकिन वर्तमान में देशांतर रेखाओं के आधार पर समय निकाला जाता है। तो एक और पॉइंट लिखना, इसका मुख्यतः प्रयोग किसमें किया जाता है, समय निकालने में, पूरे विश्व में समय निकालने में, समय निकालने में, ठीक है ना। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है, 360 डिग्री होती है, ठीक है। आई होप आपके देशांतर रेखाएं सारी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की। किसकी बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। और एग्जामिनर कहीं का भी समय निकालने के लिए आपको दे सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसको प्रधान समय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रधान समय रेखा, या फिर इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, किसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा गया। कब कहा गया, तो 1884 में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये याद रखना, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा, आप 1884 कैसे याद रखोगे, तो आप याद करो, हिस्ट्री में आपने याद किया होगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उससे एक साल पहले
ये बैठक हुई, ठीक है ना। तो 1884 में वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई। क्या कहा गया इस बैठक में? इस बैठक में ये कहा गया 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा गया। क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है ना। तथा 180 डिग्री देशांतर को, किसको? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समान कहा गया। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कहा गया, ठीक है ना। तिथि रेखा कहा गया, ठीक है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं 0 डिग्री देशांतर कहां से होकर गुजरती है, किसी भी देश का समय जोन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये हमने बनाई 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बनाई हमने? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है ना। इसको जीएमटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी। आप बोलोगे सर जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। तो ये कहां से होकर गुजरती है? ये इंग्लैंड के लंदन से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? इंग्लैंड के लंदन से, ठीक है, के लंदन से, ठीक है ना। पूरे विश्व का टाइम जीएमटी से ही निर्धारित किया जाता है। पूरे विश्व का टाइम जीएमटी से ही निर्धारित किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको ग्लोब के माध्यम से समझाया कि इधर 180 रेखाएं हैं, पूर्व में कितनी रेखाएं हैं? 180। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से कितनी रेखा है? 180। तथा पश्चिम में कितनी रेखा है? इधर भी 1 2 3 4 इस प्रकार से कितनी हो जाएगी? 180। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करती है मतलब कितने डिग्री? आप बोलोगे सर 360 डिग्री, ठीक है ना। मैं आपको निकाल के बता देता हूं। पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री चक्कर लगाती है? 360 डिग्री चक्कर लगाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाए? कितने डिग्री घूमेगी 1 घंटे में? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। 1 घंटा मतलब कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने डिग्री घूम रही है? 15 डिग्री। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 1 डिग्री में कितना समय लगेगा? 4 मिनट, ठीक है ना। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 0 डिग्री देशांतर है ना। इसके पूर्व में जाने पर समय प्लस होगा, मतलब इसके पूर्व में जैसे 1 डिग्री गए तो हमने 1 डिग्री का मान कितना निकला? 4 मिनट। 2 डिग्री गए 8 मिनट, 3 डिग्री 12 मिनट। इस प्रकार से टाइम बढ़ता जाएगा। और इसके पश्चिम में आए तो यही टाइम घटता जाएगा, ठीक है ना। मान लो अभी जीएमटी पर दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री आगे जाने पर 12:04 हो जाएगा। 1 डिग्री पीछे जाने पर 11:56 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत कहाँ स्थित है। इस बीच भारत कहाँ स्थित है, भारत का मानक समय कितना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको जैसे कि बताया भारत यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है भारत? यहाँ, ठीक है ना। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कितने डिग्री पर स्थित है भारत? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो आप बोलोगे सर फिर ये जीएमटी से कितना समय आगे है? और अगर जीएमटी पे 12 बजी है तो अभी भारत में कितनी बजी होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको इसको रफ करके बताता हूं कि भारत में भी कितनी बजी होगी उसके अनुसार, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन बनते हैं कि आपको कहीं का भी देशांतर दे देगा और आपको उसका टाइम पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर ध्यान रखना, पूर्वी देशांतर बोला। अगर पश्चिमी देशांतर होता तो टाइम घटता, इधर टाइम घटेगा उधर टाइम जुड़ेगा 12 बजे से, ठीक है ना। 82.5 डिग्री। मैंने आपको 1 डिग्री का टाइम कितना बताया? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री का कितना मिनट हो जाएगा? इंटू 4 कर दो तो कितना हो जाएगा? 330 मिनट, ठीक है ना। 330 मिनट मतलब कितने घंटे? 330 मिनट मतलब 5.5 घंटे। कितने घंटे? 5.5 घंटे। तो मतलब अगर लंदन में जीएमटी पे 0 डिग्री देशांतर रेखा पे अगर 12 बजी है दिन की, तो भारत में अभी शाम की 5:30 बजी होगी। तो भारत में कितना टाइम हो रहा होगा? भारत में 5:30 बजी होगी शाम की, है ना, शाम की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक है ना।
82.5 डिग्री पूर्वी है इसीलिए हमने प्लस किया। अगर इधर इसकी साइड पश्चिमी देगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, जितने डिग्री दे इंटू 4 करके प्लस माइनस करना। ठीक है, आप खुद ही अपने हिसाब से किसी भी देश का देशांतर देखना और समय निकालने लग जाना। ऐसा भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भारत लंदन से कितने घंटे आगे है, तो अभी हमने निकाला 5.5 घंटे आगे। सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा कि लंदन भारत ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री। कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना, बोलते जाओ आप मेरे साथ। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं आपको इतना बता रहा हूं तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि भारत का देशांतर कितना है ना, तो भारत 68.7 ईस्ट लिखेंगे। अब आप बोलोगे सर ईस्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने देशांतर को 2 गोलार्धों में बांटा था ना, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में, इस वजह से हम लिखते हैं ईस्ट। ठीक है ना, और अब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं को हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था, इसलिए भारत उत्तर में पड़ता है, इसलिए अक्षांश रेखाओं में हम लिखते हैं एन, नॉर्थ। ठीक है ना, तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 पे स्थित है, ईस्ट। ठीक है ना, ये एग्जामिनर क्वेश्चन बार बार पूछता है। मतलब कि भारत लगभग अपने आप में 30 डिग्री लेता है। कितने डिग्री लेता है, 30 डिग्री लेता है। 30 डिग्री बोलो तो कितने घंटे, तो मैंने आपको बताया था 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो 30 डिग्री लगभग, तो इंटू 4 मिनट कर दो, इंटू 4 मिनट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 120 मिनट। कितना हो जाएगा ये 120 मिनट। तो मतलब भारत के एक कोने से दूसरे कोने के बीच में कितना अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। 120 मिनट मतलब क्या, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। ठीक है ना, बोले तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, अगर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य निकलेगा, अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे निकल रहा है तो इधर 8 बजे निकलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सुबह कहाँ पे होती है, तो अरुणाचल प्रदेश में होती है। सबसे आखिरी में सूर्य की किरणें भारत में कहाँ पहुंचती है, तो गुजरात में पहुंचती है, क्योंकि देशांतरों की वजह से। एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा देश पड़ता है, सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा देश पड़ता है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे पूर्वी देशांतर लेते हैं। सबसे पूर्वी देशांतर पड़ता है जापान, इसीलिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे पहले जापान में पड़ती है, इसलिए जापान को क्या कहा जाता है, सूर्योदय का देश। जापान को क्या कहा जाता है, सूर्योदय का देश। ठीक है, अब भारत की जो मानक समय 82.5 डिग्री है, यह कहां से होकर गुजर रही है, इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है ना, आपको कहीं का भी टाइम जोन निकालने के लिए दे दे, आप इंटू 4 करके, पूर्वी हो तो प्लस कर देना, पश्चिमी हो तो माइनस कर देना। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि भारत का मानक समय कहां से होकर गुजर रहा है ना। ठीक है ना, तो भारत का मानक समय, भारत का, मेरे साथ बोलते जाइए, भारत का मानक समय इलाहाबाद के, अभी एग्जामिनर प्रयागराज भी दे सकता है क्योंकि इलाहाबाद का वर्तमान में नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है। ठीक है ना, तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से, मिर्जापुर भी दे सकता है, नैनी भी दे सकता है, इसलिए मैं मिर्जापुर के नैनी बोल रहा हूं आपको ना। भारत का मानक समय मिर्जापुर के नैनी से होकर, मिर्जापुर के नैनी से गुजर रहा है। कितने डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, यह क्वेश्चन बार बार बनता है कि भारत का मानक समय कहां से होकर गुजरता है, कितने डिग्री है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का मानक समय भारत के कितने राज्यों को काटता है, भारत का मानक समय भारत के कितने राज्यों को काटता है, तो मैं बता देता हूं आपको। भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों को काटता है, भारत के 5 राज्यों को काटता है। 5 राज्य भी आप बोलो तो बता दूं। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, और मैं आपको भारत का भूगोल जब बेसिक से पढ़ाऊंगा तो सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा कि मकर रेखा, कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से काटती है, ये रेखा मानक समय रेखा कितने राज्यों से काटती है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको बता दिया कि भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों को काटता है। आपको राज्य भी बता देता हूं मैं। ठीक है ना, यहीं पे आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता है छत्तीसगढ़, चौथे पे आता है उड़ीसा। ठीक है ना, 5वें पे आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है 5वें पे,
आंध्र प्रदेश। याद रखना ये वाला पॉइंट भी, ठीक है ना। आई होप आपका भारत का मानक समय तथा विश्व का मानक समय के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इसको प्रधान तिथि रेखा भी कहते हैं। तो सबसे पहले किसको दिया गया, किसको बोला गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, किसको दिया गया, मैं यहीं पे लिख देता हूं। किसको कहा गया, 180 डिग्री देशांतर को। किसको कहा गया, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय प्रधान तिथि रेखा कहा गया। आइए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। ये मान लो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये पूरी तरीके से सीधी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा गया है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा गया है। किसको कहा गया है, 180 डिग्री देशांतर को, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर है। क्या क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके समांतर है, तो किसके समांतर है, बेरिंग जल संधि के समांतर है। किसके समांतर है, बेरिंग जल संधि के समांतर, ठीक है ना, समांतर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 180 डिग्री के पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन बढ़ता है। 180 डिग्री देशांतर के इसीलिए तो इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस करने पर तिथि चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है, तिथि चेंज हो जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन बढ़ता है, ठीक है ना, तथा यहां से यहां जाने पर एक दिन घटता है, एक दिन घटता है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री देशांतर किसके बीच में, ये किसी देश से होकर नहीं गुजर रही, समुद्र से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। इसके इस और अलास्का है, क्या है, अलास्का, तथा इधर क्या है, इधर है रूस, क्या है, रूस। इन दोनों के बीच में से समुद्री मार्ग से होते हुए गुजर रही है। अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा कितनी जगह से मुड़ी हुई है। ये बिल्कुल सीधी बनी हुई नहीं है, मुड़ी हुई है। अब आप बोलोगे सर मुड़ी हुई क्यों है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो ये कोई देश है, ठीक है ना, ये अगर इसको काटती तो यहाँ पे सोमवार होता, यहाँ पे मंगलवार होता। तो इस चीज को एक देश में एक ही समय एक ही दिन करने के लिए इसको यहाँ से मोड़कर ऐसा बनाया गया, ताकि एक देश में 2 दिन ना हो। समझ गए आप बात, ताकि एक देश में 2 दिन ना हो। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अपनी लाइन से कितनी बार मोड़ा गया, 4 बार मोड़ा गया, ताकि प्रत्येक देश में एक ही दिन हो, ठीक है ना। कितनी बार मोड़ा गया, 4 बार मोड़ा गया, ठीक है ना। तथा एक और पॉइंट तो आपको मैंने बता ही दिया, पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर एक दिन बढ़ता है तथा उधर जाने पर एक दिन घटता है। आई होप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अक्षांतर और देशांतर रेखाओं में आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। और जल्दी मैं आपको भारत के लिए ज्योग्राफी के भारत के जितने भी टॉपिक है सभी बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक। थैंक यू सो मच।